हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था आवश्यक सूचना में कि आप लोगों का 7 बजे टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। जो स्टूडेंट देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये बहुत ही लॉन्ग टेस्ट होने वाला है, आप लोग देख सकते हो कई सारे पेजेस आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है 2-3 घंटे तक। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यह टेस्ट आप लोग अगर देते हो, यह टेस्ट करने के बाद आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। साइंस में आपका ये 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस टेस्ट को देने के बाद। और कमजोर छात्र होंगे पास। जो कमजोर छात्र हो वो इसी रामबाण है ये आप लोगों के लिए, इसको तैयार करके चले जाना अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता। एंड महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित ये जो है ना, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हल सहित प्रोवाइड किया जाएगा, सभी का हल भी दिया जाएगा। और आप लोग अगर अच्छे से देते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क अचीव कर सकते हैं। और लगभग 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और भी क्वेश्चन लास्ट में जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट में अगर आप लोग 30 में 28 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका 90% बिल्कुल पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम 2021 में, बिल्कुल पक्का आएगा। अगर आप लोग कितना 30 क्वेश्चन तो मैंने बनाया है, और भी इसमें क्वेश्चन जोड़ने हैं लास्ट में। तो आप लोगों के टेस्ट के लिए हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 क्वेश्चन अगर आप जो 30 क्वेश्चन बन गया है उसमें अगर 28 का कर लेते हो तो 90% आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आ जाएगा। और आप लोग देख लो, कमजोर छात्र यही प्रश्न तैयार कर लो, 90% आ जाएगा। वो बहुत ज्यादा कमजोर छात्र हैं, कुछ नहीं आता है, तो वो इस प्रश्नों को तैयार कर लो। अगर आप लोग 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न का उत्तर लेते हो तो 80% आपका बिल्कुल पक्का मार्क आएगा साइंस में। तो चलो अब हम लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरुआत करते हैं। क्लास 10 साइंस टेस्ट नंबर फर्स्ट, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव भी हैं एंड लघुत्तरीय सब इसी वीडियो में है। तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो सभी लोग, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? आपको यह बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन से में कीटोन समूह उपस्थित है। यहां लिखा है H, C और डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। फिर ये आपका ब्रैकेट है एंड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। फिर आपका तीसरा ऑप्शन है C नंबर CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड OH। फिर चौथा ऑप्शन है या डी नंबर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 सिंगल बॉन्ड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। सभी स्टूडेंट कॉपी एंड पेन लेकर अपने साथ बैठो और आप लोग प्रश्न नंबर फर्स्ट डाल लो। और जो आप लोगों का सही हो पहले आप लोग गेस कर लो, क्योंकि इसको मैंने कई बार पढ़ाया है। तो पहले गेस कर लो, फिर मैं बताता हूं। आप लोग ईमानदारी से टेस्ट देना, क्योंकि आप लोग बताना फिर लास्ट में आप लोगों ने 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न किया है। ईमानदारी से बताना, थोड़ा सा भी आप लोगों को बेईमानी नहीं करना है। तो यहां आप लोगों को मैं बता दूं इसका सही ऑप्शन होगा, आप लोग पहले से टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ये। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका कीटोन समूह होता है उसमें 2 एल्किल समूह आगे पीछे जुड़े होते हैं। अब 2 एल्किल समूह इसमें जुड़े हैं, तो ये जो एल्किल समूह होता है वो CH3 होता है एंड CO और CH3। तो ये यही चीज लिखा हुआ है, यही इसका अगर स्ट्रक्चर फॉर्म लिखोगे तो यहाँ CH3 एंड C एंड डबल बॉन्ड O एंड CH3 ऐसे लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो ये आपका सही है। कितने बच्चों का सही गया कमेंट करो जल्दी जल्दी सभी लोग, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी तार की लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर प्रतिरोध हो जाएगा। अगर आपका तार है, प्रारंभिक लंबाई 1 सेंटीमीटर था, तो उसे 3 गुना कर दिया जाए, 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर, तो आपका प्रतिरोध कितना होगा? तो आप लोग बताइए, ठीक है। तो अगर 1 गुना है तो उसमें 3 प्रतिरोध होता है, और 3 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप लोग जान गए होंगे, लेकिन आप लोग जल्दी से गेस कर लो। जो क्वेश्चन सही हो, जो ऑप्शन सही हो, वो आप लोग जल्दी से बता दो, फिर मैं आपको बताता हूं। और लिख लो अपनी कॉपी में प्रश्न नंबर 2 सही ऑप्शन। अगर आपका सही हो तो अच्छी बात है, 9 गुना हो जाएगा। अगर आपका सही हो तो कमेंट कीजिए, गलत है तो भी कोई बात नहीं, आप लोग अभी सुधर जाओ, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से टेस्ट पूरा कराने वाला हूं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो। और यहाँ आप लोगों के 4 ऑप्शन हैं, जो स्टूडेंट जानते हो वो अपनी कॉपी में लिख लो शुद्ध जल का पीएच मान, फिर जो सही हो उसे लिख लो बगल में, ठीक है। और 30 क्वेश्चन में से अगर जिसका 30 में से 29 28 सही जाएगा, वो उसका जो है ना
उसका मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलोअर उसका मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है, फॉलो करवाऊंगा अपनी स्टोरी पर, उसका मैं टैग कर दूंगा। तो जल्दी से आप लोग यार जल्दी से करो, ठीक है, स्टोरी पे अपने लगा दूंगा और उनका फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ शुद्ध जल का पीएच मान होगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा मैं आपको बताता हूँ। इसका शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितने लोगों का सही गया जल्दी जल्दी कमेंट करो ताकि हमें भी लगे कि स्टूडेंट ने स्टडी किया है। चौथा क्वेश्चन है, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं और कौन सा सही है ये आप लोग जल्दी जल्दी से बता दो और आपका मैं सही ऑप्शन बताऊंगा। CaOCl2, CaCO3 एंड CuCl2 एंड NaCl। ये आपका क्या है, ये है ब्लीचिंग पाउडर, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कॉपर क्लोराइड, ये है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो आपका सही आंसर कौन सा है जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में लिख लो जो सही हो और बाद में देखिए सही आपने लिखा था या नहीं, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग स्ट्रगल करना है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लो, ठीक है। इसका सही आंसर होगा CaOCl2, CaOCl2। तो जल्दी से आप लोग, ये है ब्लीचिंग पाउडर, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग बता दो सही था या गलत आप लोगों का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। अब आप लोगों ने आवर्त सारणी देखी होगी या फिर मैंने कई बार पढ़ाया भी है। तो एंटीमनी क्या है आप लोग जल्दी से बता दो और फिर मैं आपको बताऊंगा उसका सही आंसर। सभी लोग अपना काउंट करते रहिएगा कितना आपका सही जाता है कितना गलत जाता है, कमेंट कीजिए नीचे। इंस्टाग्राम पे जाइए, ठीक है, फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप लोग यहाँ मैं लिख देता हूँ SHRAVAN सरवन 20,000 सरवन 20 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसका मैं स्टोरी पर लगा दूंगा अगर ज्यादा अच्छे गए तो, ठीक है, ये फॉलो करना, ठीक है। एंटीमनी क्या है, एंटीमनी है तो वो है स्टूडेंट उपधातु। क्या है, उपधातु। कितने स्टूडेंट का सही गया वो कमेंट करो जल्दी जल्दी। तो ये क्या है, उपधातु। एंटीमनी क्या है, उपधातु है। एंड प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में एक ऐसे सक्रियता श्रेणी होता है, बीच में H होता है, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब ये जो H के ऊपर वाले तत्व होंगे वो तो अम्ल में से HCl में से हाइड्रोजन विस्थापित कर लेंगे, लेकिन ये इनके नीचे वाले तत्व HCl में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बीच में होता है और जो ऊपर होते हैं वो अमीर होते हैं और अमीर व्यक्ति इन्हें सता सकता है, लेकिन इनसे भी जो गरीब हैं वो उन्हें बिल्कुल भी हक नहीं है सताने का। तो ये जो है ना, ये जो नीचे वाले हैं ये हाइड्रोजन नहीं विस्थापित कर पाएंगे। आप लोग जाना सक्रियता श्रेणी खोलना, सक्रियता श्रेणी में आप लोग याद कर लेना, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो Cu है ना वो H के नीचे उपस्थित है, Pt भी H के नीचे उपस्थित है, Hg मरकरी भी उसके नीचे उपस्थित है, लेकिन जो Mg है ना वो H के ऊपर उपस्थित होता है, इसलिए ये जो है ना हाइड्रोजन आसानी से विस्थापित कर देगा, ठीक है। समझ में आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक चीजें आपके लिए VIMP क्वेश्चन हैं। तो आप लोग जरूर इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लो फटाफट और आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। यह है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है आप लोगों को बताना है। तो ब्यूटेनोन जिसमें जुड़ा हुआ है ओन, क्या जुड़ा है, ओन, और ओन में आपका ये कौन सा समूह होता है, कीटोन। और कीटोन में क्या होता है, CO। इधर आपको वैलेंसी पुट करनी है तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये CO होता है। तो आई होप कि आप लोग जान गए होंगे और आप लोगों ने पहले गेस कर लिया होगा कौन सा सही हो सकता है। अब आप लोग हमेशा याद रखना ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि CO जो होता है ना वो कीटोन होता है जिसमें ओन लगा होता है, इसमें ओन जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हो लास्ट में। तो ये तो आपका एल्डिहाइड समूह है, ये एल्कोहल समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, बट ये है कीटोन समूह और कीटोन समूह में ओन जुड़ता है, इसलिए इसमें लिखो ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन में कितने कार्बन होंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ, ब्यूटेनोन में कितने कार्बन होंगे, ब्यूटेनोन में कितने कार्बन होंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करो। आप लोगों को देखता हूं कितना आप लोगों ने स्टडी किया है अभी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होगा, जल्दी से कमेंट करो। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट कर दो। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, इस चीज का फार्मूला तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। अगर आपको फार्मूला पता है तो इसका आईयूपीएसी नाम भी पता हो जाएगा, ठीक है।
फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है? हाँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को जल्दी जल्दी कमेंट कर देना है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला देखो लिखा हुआ है मेथेनल, फिर दूसरा है प्रोपेनोइक, सी है एथेनोइक, सी आपका ये डी है आपका प्रोपेन। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? प्रोपेन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी से आप लोग बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? एथेनोइक, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह है और कार्बोक्सिलिक समूह में ओइक जुड़ता है, ओइक, और इसमें 2 कार्बन होते हैं, इसलिए इसका क्या होगा? एथेनोइक अम्ल होगा। एथेनोइक अम्ल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सब तो बिल्कुल गलत है, यही बिल्कुल सही है। ये प्रोपेनोइक नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 कार्बन बिल्कुल नहीं होते हैं, इसमें 2 कार्बन होते हैं। इसमें इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा वो एथेनोइक होगा। प्रश्न नंबर 9, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वापोषी पोषण होते हैं उनके लिए क्या आवश्यक होता है? का कार्बन डाइऑक्साइड, ए बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी सभी। तो अब आप लोगों को बताना है क्या सबसे ज्यादा उपयोगी है, जो आप लोगों को बताना आवश्यक कौन सा है। तो बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए आवश्यक है भी, हमारे लिए तो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं सभी लिखा हो 2 इंपॉर्टेंट हैं तो आपको सीधा सभी पर टिक कर देना है। किस पर? सभी पर, ठीक है, सभी पर, क्योंकि 2 हैं और दोनों अगर सही है तो तीसरा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आप लोगों को बताना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ए 25 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी अनंत, डी 100 सेंटीमीटर। तो कौन सा आपका सही होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो कौन सा सही है, फिर मिलाओ सही है या गलत है। तो अब मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है, 25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला है प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे अधिकतम होता है, आप लोगों को बताना है। और अगर कहो तो मैं आप लोगों को समझा दूं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रिज्म द्वारा आप लोगों को बताना है अधिकतम विचलन होता है। तो जल्दी से आप लोग बताओ, या फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं कहो तो। चलो फिर समझा ही देता हूं। देखो स्टूडेंट, यहां मैं आपको समझाता हूं। यहां एक प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, और यहां से ऐसे प्रकाश की किरणें ऐसे निकलती हैं, यहां से निकलती हैं, ठीक है। ऐसे 7 कलर की निकलती हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड एक इसी में डाल दो 7, ठीक है। लेकिन सबसे ऊपर जो होता है वो लाल होता है, तो ये तो कम विचलित हुआ। लेकिन यहां से डायरेक्ट यहां आ जाना, यहां से डायरेक्ट यहां, तो वैगनी सबसे ज्यादा विचलित हो जाती है, ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाती है। तो इसलिए आपका इसका सही आंसर होगा वैगनी रंग। वैगनी रंग इज करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रिज्म में अधिकतम विचलन वैगनी रंग में होता है। आपको पीला तो बिल्कुल नहीं होता, ऊपर नीचे क्या याद रखना, लाल में अगर नहीं होगा तो वैगनी में होगा। कोई चीज है आपको पता है कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य ये सब वो सब, तो अगर लाल नहीं है तो वैगनी है, वैगनी नहीं है तो लाल है, बीच वाले का रंग का कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है। डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहां पाया जाता है? पहला ऑप्शन है केंद्रक में, दूसरा ऑप्शन है केंद्रिका में, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, एंड डी ऑप्शन है, ये डी है, डी ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य में। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो कौन सा सही हो सकता है, गैस कर लो। जो जो तुक्का लगाना चाहते हैं तुक्का लगा लो, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा वो कहां पाया जाता है, ओनली 2 सेकंड में। तो 1 2 इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहां पाया जाता है स्टूडेंट? कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है, एक द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप होता है। एक द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप क्या होता है? आप लोगों को मैंने पढ़ाया आनुवांशिकता एवं जीव विकास चैप्टर में, द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण, मानव लिंग निर्धारण, इन सबको पढ़ा दिया गया है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम। तो इसमें आपको बताना है कि द्विसंकर संकरण क्रॉस में लक्षण प्रारूप क्या होता है।
ऑप्शन है 1:1:2:1, बी है 9:3:3:1, डी है 2:1:1:2, डी है आपका 3:1। तो कौन सा सही आंसर होगा आप लोग जान गए होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जीनियस स्टूडेंट जरूर आप लोग अपना चेक करना कि आप लोग कितना कर लेते हो इतने क्वेश्चंस में, क्योंकि आप लोगों को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है। तो इस टेस्ट को आप लोग शेयर भी कर दो और जल्दी से आप लोग अपने आप को चेक करो कितना मैं जानता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। जाइगोट के गुणसूत्र की संख्या होती है, जाइगोट के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 4x, 3x एंड यहां थोड़ा सा मुझे करना था 2x, ये वाला। ठीक है, तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 4x, 3x एंड 3x को आप 5x, एक को कर लो, एंड 2x। तो क्या सही है? आई होप कि आप लोग जान गए होंगे कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि मैंने दो चीजों को सही किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ने दो चीजों को सही किया, हो सकता है 5x हो सकता है 3x हो। देखो, अगर कोई भी गुणसूत्र की बात की जाएगी तो वो द्विगुणित होंगी या आगुणित होंगी। ठीक है, तो आपका वो द्विगुणित है, मतलब दो हैं। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल सही है। कितने स्टूडेंट ने सही आंसर दिया जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, जो जो स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये BIMP क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0 होती है, या 25 सेंटीमीटर, या अनंत, या -25 सेंटीमीटर। तो कौन सा सही आंसर हो सकता है? आई होप कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, और इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसको 20 कर लो, डबल लग गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग बताओ, फिर मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है अनंत। क्या है? अनंत। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 16 नंबर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अगर f बराबर r/2 होता है, ठीक है, और इसकी फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी दी हुई है, तो अब आप लोग बताओ इसकी वक्रता त्रिज्या, तो यहां 2f बराबर r हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 10, और 10 से गुणा कराना r बराबर 10 से गुणा कराओगे 20। ठीक है, 20 होगा स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले पढ़े होगा जो आपका फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, f बराबर r/2। आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फिर आप लोग जानते होंगे, और अगर जानते होंगे तो फिर आप लोग सही मारते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये आप लोगों को बता देना है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक A ओम मीटर, एंड V है V ओम है, C ओम मीटर है, ओम प्रति मीटर, D वोल्ट। तो क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? आई होप कि आप लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया है, बता चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अपने कॉपी में लिख लिए होंगे कि ये है, और वही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नहीं जानते हो। तो इसका सही आंसर होगा ओम। ओम होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा, कोई भी दिक्कत हो। अगला है एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर किसके होता है? एक अश्व शक्ति, समझ में आया? एक अश्व शक्ति बराबर किसके होता है? 736 वाट, एंड V है 746 वाट, D है C है 749 वाट, D है 800 वाट। तो ये तो बिल्कुल गलत है, 800 वाट होता नहीं है, 700 कुछ वाट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे याद करते हैं 700 कुछ रुपए दिए थे, 700 कुछ वाट होता है। मेरा उत्तर आया था 200 कुछ, तो कुछ क्या आया था ये तो बताओ। वही तो गलती करते हो, याद करो, एकदम करेक्ट याद करो। कभी भी आप ऐसा मत याद करो कि आप बाद में याद कर लोगे, थोड़ा इधर उधर नहीं, आप एक याद करो, बढ़िया से याद करो। 746 वाट इज करेक्ट आंसर, 746 वाट।
अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। इसमें 4 चीजें दी हुई हैं, जनित्र, मोटर, गैल्वेमीटर एंड अमीटर। तो इसमें आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन सी है। 4 युक्तियां हैं, तो इसमें से कौन विद्युत धारा उत्पन्न करती है ये आप लोगों को बताना है। तो ये जनित्र आपका विद्युत धारा उत्पन्न करती है। क्या जनित्र आपका जो है ना वो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। बस आप लोगों को याद रखना है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिश्रित हैं। देखो, निम्न में से कौन सी जैव ऊर्जा या जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। जल्दी से आप लोग बताओ, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना मैंने आप लोगों से पुटअप कर लिया है, तो इसका होगा नाभिकीय ऊर्जा। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने बताया। अब मैं आप लोगों से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं उसका उत्तर नहीं बताऊंगा। फिर आप लोगों के सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप लेकर अतलग उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय, ये सारे क्वेश्चन। पहला प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को बताना है। पहला प्रश्न, विद्युत आवेश का मात्रक होता है ए जूल, वी कूलाम, सी आपका है वोल्ट, डी एम्पियर। आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करते रहिए कौन सा सही आंसर होगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, फिर इसके बाद और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पुटअप कर लेता हूं कि आप लोग वीडियो को रोक कर अच्छे से समझ लो। प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समान रहता है। ए धारा, ये धारा लिखा हुआ है, ठीक है। वी आवेश, सी विभवांतर, डी कोई नहीं। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस के साथ। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में लिख लो इस क्वेश्चन को, और आप वीडियो को रोक कर इसका आंसर लिखने का प्रयास करो और देखो आप करेक्ट लिखते हो या रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने अभी लिखने वाला हूं और आप लोग देखो करेक्ट लिखते हो या रॉन्ग। अगर सही लिखते हो तो अपना नंबर चढ़ा लेना कि हाँ सही है, और अगर गलत लिखते हो तो गलत। ठीक है, पहला उत्तर है, पहला आप लोग हेडिंग डालिए ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का अर्थ। तो पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण सहित आप लोगों को बताना है। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखो जल्दी जल्दी, वीडियो रोक कर लिखो। ठीक है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद किसका, जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद के निर्माण में, जैसे उत्पाद का निर्माण करना है तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, ऊष्मा भी मुक्त होती है। ठीक है, होती है, तो वो आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया कहलाता है,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया? आपको कोई भी डाउट हो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, और एग्जाम्पल आप लोग कुछ भी लिख दो जिसमें ऊष्मा मुक्त हो। यहाँ CH4 आपको मेथेन में ऑक्सीजन मिला देना है, डाई ऑक्सीजन, और यहाँ आप लोगों का बन जाएगा CO2 गैस। बट इसमें आपका प्लस वाटर भी बन जाएगा, H2O प्लस ऊष्मा भी मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है इसलिए आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। अगर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। दूसरा आप लोग इसी में समझो ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें क्या होने वाला है आप लोग जान गए होंगे, बहुत इजी है। इसमें क्या होगा कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में या जिन अभिक्रिया में, कुछ भी लिख सकते हो, रासायनिक लिखो या ना लिखो, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा, जो ऊर्जा है ना, यहां क्या लिखा है, ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब होता है अवशोषण, ठीक है। तो ऊर्जा अवशोषित होती है, क्या होती है, अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो मिला लो कितने बच्चों ने सही लिखा है, कितने बच्चों ने गलत लिखा है, अपना जल्दी जल्दी मिला लो। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, फिर आप लोग जल्दी से अपना अपना मिला लो। बहुत इजी एग्जाम्पल है, मैं एक छोटा सा सटीक सा एग्जाम्पल लिख दिया हूं, 2NO, और इसमें माइनस ऊष्मा हो रही है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। माइनस जहां लगा हो वहां अवशोषण, और प्लस जहां लगा हो वहां क्षेपी, यानी कि ऊष्मा निकलना, ठीक है, बाहर निकलना मतलब प्लस, और अंदर जाना था माइनस, ठीक है। तो कितने बच्चों ने सही लिखा है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही नहीं, कैसा भी लिखो, लेकिन आपको मेन पॉइंट यहां है कि शोषण, यानी कि ऊष्मा शोषी में ऊर्जा का अवशोषण होता है और ऊष्मा क्षेपी में ऊर्जा का मुक्त होता है, या ऊष्मा मुक्त होती है। बस इतना आप लोग अगर करेक्ट लिखे हो तो अपना एक एक नंबर चढ़ा लो, और वही करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, NADP का पूरा नाम, NADP का पूरा नाम क्या होगा? आई होप कि आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप लोग जानते हो तो अपनी कॉपी में लिख लो, अगर नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को इसका फुल फॉर्म इसी टाइम इसी समय बता देता हूं। NADP इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊं या फिर केवल हिंदी में बताऊं, आप लोग बताओ। दोनों में बताएं, चलो फिर दोनों में बताते हैं। देखो स्टूडेंट, बहुत इजी है। यहां आप लोगों को एक और चीज बता दें, आप लोगों को कहीं से भी ढूंढ कर आप लोगों को कमेंट में बताना है ATP का फुल फॉर्म। ATP का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, चाहे जहां से ढूंढो, चाहे बुक से, चाहे गाइड से, चाहे नेट से, चाहे जहां से आपको ATP का फुल फॉर्म बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका होगा निकोटिनेमाइड है, निकोटिनेमाइड। एडेनिन क्या है, N से निकोटिनेमाइड, और A से एडेनिन, और D से डाई, एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये तो अब क्या हिंदी वाला पोर्शन। अब बात आती है इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश वाला भी बता देते हैं। NiCO निकोटिनेमाइड, ठीक है। एंड ये लिखा है एडेनिन, यानी कि ADENINE, एडेनिन। डाई अर्थात डाई तो लिखा है, हाँ, डाई न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियो
LEOTIDE, न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये स्टूडेंट इंग्लिश है, इंग्लिश में भी याद कर लो, अगर इंग्लिश हिंदी दोनों में बोर्ड एग्जाम में लिख देते हो तो सोने पे सुहागा, यानी कि ईद का चांद होना, बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ आप लोगों का ये हो गया। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, ATP का फुल फॉर्म आप लोग कहीं से भी ढूंढ कर बताओ, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो जल्दी से आप लोग बताना अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोई दिक्कत, नो एनी प्रॉब्लम आप लोगों को, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, रुधिर में एंटीजन एवं एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? आई होप कि आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगा रुधिर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं। तो चलो अब मैं आपको इसका सही आंसर बता ही देता हूं, क्योंकि आई होप कि आप लोग जानते होंगे और आप लोगों ने अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। देखो, जो एंटीजन है वो लाल रुधिर कणिकाओं में तथा एंटीबॉडी प्लाज्मा, नाम सुना है, प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। जो एंटीजन है वो लाल रुधिर कणिका में पाया जाता है, एवं एंटीबॉडी जो है ना वो प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? चलो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट BIMP क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। द्विखंडन तथा बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये आप लोगों को बताना है। तो जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। हेडिंग डालो द्विखंडन, वीडियो रोक कर अपने नोट्स में लिख लो, देखो सही लिखते हो या गलत, क्योंकि ये बहुत बड़ा आप लोगों का टेस्ट है, तो जल्दी से आप लोग बताओ, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने द्विखंडन डाल दिया है, तो इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव है, क्या एक कोशिकीय जीव को दो भागों में, कितने, द्वि मतलब दो भागों में, ठीक है, विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है, और प्रत्येक नए जीव में विकसित होते हैं। मतलब दो भाग में विभक्त तो हो जाता है, लेकिन दोनों जो है ना होती हैं, देखो दोनों नए जीव का निर्माण करती हैं, ठीक है। जैसे अमीबा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अमीबा, और अमीबा जो है ना, अमीबा दो भागों में विभक्त हो जाता है, और प्रत्येक दो जो है ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 तो ऐसे विभक्त होंगी, और प्रत्येक नए जीव का निर्माण करेंगी, जैसे थी वैसे ही रहेंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही इसमें जनन होता है एक कोशिकीय अमीबा में, ठीक है, समझ में आया, एक कोशिकीय। अब देखो इसमें है बहुखंडन, द्विखंडन आपको समझ में आया, अब आपको समझना है बहुखंडन। बहुखंडन में क्या है, बहुत इजी है। इस विधि में एक कोशिकीय क्या है, एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है।
मतलब बहु मतलब बहुत, खंडन मतलब खंड होना, ठीक है। तो बहुत सारे खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है, प्रत्येक नए जीव का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी। तो यहां से आई होप कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो था द्विखंडन तथा बहुखंडन तैयार हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे, आएंगे और आप लोगों को सताएंगे, लेकिन आप लोग उसे दूर भगाएंगे क्योंकि आपको इसका प्रश्न का उत्तर याद है, ठीक है। तो अब आपको इन सारे क्वेश्चंस में देखो, आपका 24 क्वेश्चंस हो चुका है, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, आई होप हाँ इनका सही है, इनका अच्छा है और हाँ बढ़िया है। आप लोग ऐसे ही सही क्वेश्चन सभी करते रहिए, जो अच्छा क्वेश्चन कर लेगा वो समझ लो इसका बादशाह है क्लास 10th का, ठीक है। तो चलो फिर 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दमदार प्लेस के साथ, जो जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा, ठीक है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार का महत्व को समझाइए। तो बच्चा ऑलरेडी परिवार नियोजन क्या होता है, अगर छोटा परिवार है ना तो उसका मतलब महत्व समझाना। सोचो छोटा परिवार क्यों अच्छा होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो कितने सुंदर लगते हैं, कितने क्यूट लगते हैं, आप उससे हमेशा मतलब टहलाते हैं, खिलाते हैं। तो वैसे छोटा परिवार भी वैसे होता है जैसे वो नन्हा सा बच्चा होता है, ठीक है। तो छोटा परिवार भी तो छोटा, लेकिन इतना छोटा नहीं कि उसमें एक ही बच्चा हो, कम से कम आप माता पिता 2 बच्चे, 2 लड़का हो 1 लड़की हो, इतना तो होना चाहिए, ठीक है, तब ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं आपको बताऊं इसका उत्तर, परिवार कल्याण हेतु, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या, जो बच्चों की संख्या है ना, मतलब परिवार का कल्याण करना है ना, मतलब अच्छी चीजें, शिक्षा अच्छी देना है, अच्छे से रहन सहन करना है, कपड़े लत्ते अच्छे पहनने हैं, तो बच्चों की संख्या सीमित कर, क्या करना है, सीमित कर परिवार, क्या है, परिवार को नियोजित, परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया, नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन कहते हैं। बच्चों की संख्या आप सीमित रखना ही परिवार नियोजन है, ठीक है। अब आप और देख लो छोटे मतलब परिवार का क्या महत्व है। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी, मतलब बच्चों की संख्या सीमित होगी, तो वह परिवार क्या होगा, अधिक सुखी तथा खुश होगा। खुश होगा, अच्छा रहन सहन होगा, अच्छा रहन सहन होगा, मतलब अच्छा रहन सहन भी होगा। अगर छोटा परिवार है तो अच्छा रहन सहन होगा, ठीक है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग जरूर याद कर लो। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार कल्याण, जैसे परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को ही परिवार नियोजन कहा जाता है। अगला, लिंग संलग्नता से 2 संबंधित बीमारी बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है। जो लिंग संलग्नता होता है उससे संबंधित आपको 2 बीमारियां बताना है, जो कि ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है 2 अनुवांशिक बीमारियों का नाम बताओ।
तो ये मैंने कई बार क्वेश्चन पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है। और अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, अपने नोट्स में लिख लो पहले से ही, क्योंकि आपका ये टेस्ट है। और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एंड नंबर दूसरा है वर्णांधता। वर्णांधता दो रोग हैं, ये आनुवांशिक रोग भी हैं, लिंग सहलंगनता रोग भी हैं। कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया एंड वर्णांधता। क्या दिक्कत आप लोग बताओ, क्योंकि आपको आई होप की समझ में सब कुछ आ रहा होगा एंड वेरी इजी क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग सही आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको बोर्ड एग्जाम में पीछे भी कर सकती हैं अगर आप लोग नहीं याद करोगे तो। प्रश्न नंबर 27 गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो आप लोग ऊपर लिखिए, ब्लैक से नहीं ब्लू से लिखिए, ठीक है। अगर आपने प्रश्न लिख दिया है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है? फोकस दूरी को किससे डिनोट किया जाता है? एफ से। तथा वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? आर से। में संबंध क्या है? में संबंध, अर्थात आप लोगों को इन दोनों में संबंध बताना। संबंध का अर्थ है कि इसमें फोकस दूरी भी आ जाए और वक्रता त्रिज्या भी आ जाए, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन गोलीय दर्पण एंड फोकस दूरी, ठीक है, सॉरी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, ठीक है। तो आई होप कि आप जान गए होंगे क्या संबंध है। F बराबर R/2, ये फार्मूला ही इसका सबसे बड़ा संबंध है और इन दोनों को कनेक्शन किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, ठीक है। समझ में आया आपको? ये भी क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा, क्योंकि गोलीय दर्पण और फोकस दूरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। और अगर आपको मैं कहूं, अगर एक छोटा सा इसी पर मैं फैक्ट बता रहा हूं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। और ये अगर बात किया एनसीईआरटी का है 2014, 16, 17, 18 में पूछा गया है, जो कि बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। इधर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है स्टूडेंट कि इसमें एक चीज दी हुई है। क्या दी हुई है? वो दिया हुआ है F R दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब यहां आपसे F पूछ रहा है, अर्थात वक्रता त्रिज्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर और आपसे F पूछ रहा है। अब आपको अगर फार्मूला पता है F बराबर R/2, तो आप यहां रख सकते हो 20/2 अर्थात 10 सेंटीमीटर रख सकते हो, तो रख दो, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और बहुत इजी भी है, ठीक है। तो यही आपका फोकस दूरी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यह तो आपको पता है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो चलो फिर इसे हम लोग सॉल्व ही कर देंगे, बहुत इजी आपको लगेगा, ठीक है। आपको याद है एक फॉर्मूला, माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो कांच एक माध्यम है, तो आप लोग याद रखना माध्यम में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला, माध्यम में प्रकाश की चाल का फार्मूला आप लोग याद रखना। देखो समझना, निर्वात में प्रकाश की चाल, देखो सॉरी वायु में प्रकाश की चाल क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, जो वायु में प्रकाश की चाल है, ठीक है, जो वायु में प्रकाश की चाल एंड नीचे आप लोगों को लिखना है अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक, जो आपका अपवर्तनांक है, क्योंकि अपवर्तनांक तो बहुत इजी हो चुका है। इसमें कितना है? 3। ओह वाओ, व्हाट अ राइटिंग इसमें, ठीक है। 3 × 10⁸ और अपान 1.5, ये अपवर्तनांक आपका 1.5 है। इसे अगर कट करोगे तो ये आपका आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा है। मैं आपका इसका कब कब पूछा गया है ये मैं आपको बता दूं। 2011 में आया है, 2013 में, 2014 में, 2016 में, NCERT का प्रश्न है एंड 2019 में। तो बताओ क्या ये सब नहीं देखना चाहिए क्वेश्चन? तो कौन सा देखना चाहिए? जब लगातार पूछा जाता है तो क्या अब की बार नहीं आएगा? अब की बार भी 100% चांस है आने के। तो भैया आप लोग जरूर इन सारे वीडियोस को लाइक कर दिया करो और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो। जो मैं बताता हूं वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बताता हूं। और आप लोग सोच रहे होंगे सर बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल यार, आप लोग यार अगर तैयार करके जाओगे तो फिर कहोगे हाँ भाई यही आ रहा है, यही आएगा और यही आता रहेगा। ठीक है, तो भैया आप लोग जल्दी से आप लोग नोट्स कर लो। अगर नोट नहीं किया वीडियो को पीछे करके नोट कर लो। मैं इसे अपलोड कर दूंगा बाद में यूट्यूब पर, हमारे चैनल थर्मल लेक्चर पर। तो आप लोग वहां से इसे जरूर नोट कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, बायो-सेबार्ट का नियम। जो जानते हो वीडियो को रोक कर अपने नोट में लिख लो। अगर सही होगा तो बाद में मिला लेना, अगर गलत होगा तो फिर नोट कर लेना इस वीडियो को देखकर। तो मैं आपको पहले एक चित्र के द्वारा समझा दूंगा। देखो यहाँ आपको एफ आकार का एक चित्र बनाना है, ये जो कि एक प्रश्नली है या फिर एक कह सकते हो क्या है ये एक धारावाही चालक भी कह सकते हो, धारावाही चालक है। अब देखो यहाँ एक आपको पी बिंदु लेना है, यहाँ एक पी बिंदु लेना है और इसे अच्छे से स्केल की सहायता से या फिर हैंड से ही मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिला दिए। अब यहाँ आपका ये थीटा कोण बन रहा है। थीटा कोण क्यों बनेगा? और यहाँ आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ पी बिंदु तक की दूरी r है। और यहाँ मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया है शॉर्टकट इतना। पूरा तो आपका यल है लेकिन ये डेल्टा यल है, पूरी लंबाई यल है लेकिन ये डेल्टा यल है। इतना मैंने इतना ही लिया है, इतना अल्प। और यहाँ ये आई धारा प्रवाहित हो रहा है। बस चित्र इतना है बायो-सेबार्ट के नियम में, बस इतना ही चित्र है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत इजी है। अगर आप लोग एक बार समझोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा 100%। ठीक है, तो देखो बायो-सेबार्ट ने प्रयोगों के आधार पर, किसके, ये इनका एक प्रयोग था, प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। क्या किया? का सूत्र प्राप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही और इसकी जो है ना एक छोटा खंड जिसकी लंबाई L है, और इसको मैं इसे डिनोट करता हूं, जो एक छोटा सा खंड है ये डेल्टा L, एक छोटा खंड जिसकी लंबाई डेल्टा L है। क्या है? डेल्टा L है। ठीक है, और किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। इतना तो आपको भाषा लिखना है। अगर इतना लिखना पड़ेगा, मैंने बहुत शॉर्ट किया है तब इतना आया है, और अगर शॉर्ट नहीं करता तो फिर बहुत बड़ा हो जाता। यहाँ पहला पॉइंट आप लोगों को लिखना है कि ये जो V है ना, V डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ B जो है ना डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला पॉइंट है, ऊपर लिख लेना। जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, यहाँ जो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के भी अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लेना। ठीक है, तीसरा आप लोग लिखना
क्या जो आपका ये है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके दोनों के बीच बिंदु P तथा ये जो आपका बिंदु O है, यहाँ O मान लो, के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर इनके बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस अब यहाँ V जो है ना, ये अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहां अब B बराबर क्या होगा, म्यू अपान 4 पाई, ठीक है, म्यू अपान 4 पाई I इंटू डेल्टा L, ये I है, इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपान R स्क्वायर। बस यही आपका सूत्र हो जाएगा, म्यू बटे म्यू नॉट भी कर सकते हो, म्यू भी कर सकते हो, यही आपका इसका सूत्र हो जाता है, जो आप लोगों का सूत्र होता है किसका, बायो-सेवार्ट के नियम का। बायो-सेवार्ट के नियम का यही सूत्र हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लास्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद आपका और भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन देखा जाएगा। तो डोंट वरी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यहां देखो लिखा हुआ है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उसका सूत्र क्या होता है ये बताइए, सूत्र लिखिए। का सूत्र लिखिए, का सूत्र लिखिए, सूत्र लिखना है वैसे, क्योंकि सूत्र ही इसका मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो V जो है ना, V ये म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहां म्यू नॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंड 2I बटे R, बस यही आपका सूत्र है। तो ये आप लोगों का जो मैंने शर्त किया था 30 क्वेश्चन का, तो 30 क्वेश्चन से आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 28, 27, 29, 30 में 30, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं एक्स्ट्रा प्रश्न 2, 3, 4 जो हूं उसको पढ़ा देता हूं कि आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल छोटा सा लगवाऊंगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें आपको केवल तुल्य, आपको क्या ज्ञात करना है, केवल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। अगर उसका आप तुल्य प्रतिरोध पहले निकाल कर बताओगे कमेंट बॉक्स में, तो हम जानेंगे आप लोग स्टडी कर रहे हो। तो चलो फिर मैं आपके सामने ही बनाता हूं, ये जो परिपथ है इसे परिपथ वाला है ये, ठीक है, एंड यहां आप लोग प्रतिरोध लगा दो, ठीक है, प्रतिरोध लगा दिए। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। अब देखो मैं रंग बिरंगा बना रहा हूं कि आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगे। अब इधर आप लोग यहां एक, इसको मैंने आई होप कि पहले भी लगवा चुका हूं, ठीक है, यहां आप लोग प्रतिरोध बना लो और फिर एक, फिर प्रतिरोध बना लो, फिर आप लोग यहां ये लगा दो डंडी, फिर प्रतिरोध बना लो, अर्थात यहां 4 प्रतिरोध लगाने हैं। क्या, कितने प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध लगाने हैं। तो यहां ये, ठीक है, अब यहां ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इनका मान कितना, हर एक प्रतिरोध कितने ओम का है। ये आपका है 2 ओम का, ये आपका है 3 ओम का, ये आपका 4 ओम का है, ये 9 ओम का है, ठीक है, 9 ओम का। और यहां बिंदु A है और बिंदु B है, ये दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है, ये बिंदु A बिंदु B के। तो इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। आप लोगों को पहले वीडियो को रोक लेना है, अपने जो कॉपी है उसमें सॉल्व करना है और देखो आपका सही जाता है या नहीं। अभी मैं सॉल्व करता हूं और आप लोग देखिए सही जाता है या आपका गलत जाता है, आप लोग बताइए जरूर। ये हमारा 31 नंबर प्रश्न है, ठीक है। देखो चलो फिर इसमें जो आपका 2 ओम है, 3 ओम है तथा 4 ओम है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, में जुड़ा है। अभी मैंने 3 ही प्रतिरोध की बात की है, नंबर 1 2 ओम का, नंबर 2 3 ओम का, नंबर 3 4 ओम का। इन तीनों की मैंने बात की है क्योंकि लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध
तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम का फार्मूला आप लोग पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहां मैं जोड़ लेता हूं R1, इसे मान लेता हूं क्योंकि अभी हमें और भी काम लगेगा। तो यहां आप लोग इसे जोड़ लो, 2 + 3 + 4, लाइन से सबको जोड़ लो, यही होता है। यहां आप लोग 2 3 5 4 9, ये आपका आया श्रेणी क्रम का फार्मूला। क्या अभी और अधिक निकालना, अभी तुल्य प्रतिरोध नहीं निकला, अभी तो ये छूट गया है। तो ये अब यहां कहीं ज्ञात होगा बीच में। तो ये 9 ओम और 9 ओम समांतर क्रम में है, 9 ओम तथा 9 ओम समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। किस क्रम में होगा? समांतर क्रम में होगा। तो 1/9, ठीक है, यहां बराबर लगा दो 1/r, तो 1/9 + 1/9, और यहां अगर आप लोग r का वैल्यू निकालोगे तो यहां आपका आएगा 9/2 बराबर 4.5। कैसे आया 9/2? देख लो, यहाँ 9 है, ये नीचे 9 ही रहेगा, बराबर है, और ये एक एक जुड़कर 2 हो जाएगा, और ये आपका उल्टा मैंने कर दिया है क्योंकि ये, तो ये भी उलट जाएगा और ये इतना आ जाएगा, और ये 4.5 ओम आएगा। 4.5 ओम यही आपका तुल्य प्रतिरोध होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, तुल्य प्रतिरोध का यही आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। और आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो कि आप लोगों को ही बताना है, और चलो एक क्वेश्चन है और आप लोग बताइए या फिर मैं आपको कराऊंगा वैसे, ठीक है, लेकिन आप लोग बताइए, सोचिएगा, पहले अपने कॉपी में कर लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 32 नंबर, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, और आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो लिखा है, जब वस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्पण के, आपको किरण आरेख बनाता है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, मतलब वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका किरण आरेख कैसे बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो मेरे पास इस समय क्या किया जाए, तो अब मैं आपको अपना बता देता हूं कैसे बनेगा। ठीक है, इस समय स्केल है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो ये आप लोग, स्केल से कम मेरी हैंड में नहीं है, सब बन जाएगा। देखो ऐसे बनाना है। अब आपको अगर अवतल दर्पण की बात है, ये अवतल दर्पण है, अब बताओ अवतल दर्पण में ये किधर पालिश करें कि अवतल दर्पण हो जाए, याद है या नहीं? सब कुछ भूल गए हो हमें लगता है, सही है। बाहर से अगर पालिश कर दिया जाए तो वो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब अवतल दर्पण, यहां हम लोग मुख्य अक्ष बना लेते हैं, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बताओ भैया, अगर यहां आपका F है, यहां आपका वक्रता केंद्र C हो, वक्रता केंद्र C हो, अब बताओ यहां वक्रता केंद्र, देखो वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र C पर ही रखा है, C पर रखा है। आप स्केल की सहायता से मिलाना, ये ठीक है, C पर रखा है। जिस प्रकार से बनेगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये यहां आपका F होगा, क्या होगा? F। ये आप लोग स्केल लेकर मिलाना, ठीक है, एंड इसे मैं मिला देता हूं, ये और ये इसके सीध में आना चाहिए, ठीक है, इसके सीध में, ये यहां मिलना चाहिए। तो देखो ये आपका F है, सब कुछ समझा देता हूं, और आई होप कि मेरे पास अभी मैं आपको पूरा इसे बनाया हूं ऑलरेडी वीडियो। ये A बिंदु है, यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे किरण जा रही है, ये ऐसे जा रही है इधर की ओर, ये M है, ये P बिंदु है, ये N है, ठीक है, N है, एंड यहां आप लोगों का ऐसे किरण जा रहा है, ये A बिंदु है, एंड ये B है, ठीक है, ये आपका C है। बस ऐसे प्रकार से बनाना है। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति मैं आपको बता देता हूं,
तो प्रतिबिंब की स्थिति, वक्रता केंद्र पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखा है तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, ये आप लोग पोर्शन याद रखना, ठीक है। एंड आकार कैसा होगा, आकार आपका होगा आकार वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये बीच में स्थित है, वस्तु के बराबर। एंड प्रकृति कैसे होगी, प्राकृतिक नहीं, प्राकृति, ठीक है। ये होगा वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। तो ये था हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट। अब आपको मैं इस टेस्ट की कुछ रूल्स बता देता हूं। मैंने कराए हैं 32 क्वेश्चन। अब 32 में से अगर कोई भी स्टूडेंट 30 क्वेश्चन कर लेता है तो समझ लो उसका 90% साइंस में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर इस 32 में से कोई भी स्टूडेंट 25 क्वेश्चन कर लेता है तो उसका समझ लो 85% बिल्कुल पक्का हो जाएगा। साइंस की बात कर रहा हूं, साइंस में। और अगर कोई भी स्टूडेंट 32 में से 25 क्वेश्चन कर लेता है तो उसका 80% बिल्कुल पक्का हो जाएगा साइंस में। तो ये सारे रूल्स हैं। और अगर जो स्टूडेंट 32 में से 32 कर लेगा वो हमें इंस्टाग्राम पर सरवन 20,000 इस पर जरूर मैसेज करना और फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट मांगूंगा, मुझे मतलब चाहिए, ठीक है। जो कॉपी में आप लिख रहे हो नंबर 1 नंबर 2 ये, ठीक है। और सेकंड मैटर जो 32 में 30 कर लेगा उसका भी आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। प्लीज वीडियो को कम से कम 3000 लाइक तक पहुंचा दो, 3000 लाइक, और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा जैसा मैं आपको पढ़ाया हूं। और मेरी भी तबीयत खराब हो रही क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही आप लोगों का टेस्ट हो सकता है 2 या 3 दिन बाद फिर किसी सब्जेक्ट का कराया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।